हेलो बच्चों। तो आज हम लेके लेक्चर आए हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, उसमें कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, वो भी हमने सॉल्व कर लिए थे। हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में पहले बेसिक डिफरेंस क्या है उसको हम समझ लेते हैं। देखो, रिफ्लेक्शन हमने जो स्टार्ट किया था, रिफ्लेक्शन के लिए हमने यूज किया था मिरर के लिए। ठीक। अब मिरर क्या करता था कि जो भी लाइट रेज आती थी, आने वाली लाइट रेज को उसी मीडियम में जिस डायरेक्शन से वो आती थी उधर ही वो वापस भेज देता था। मतलब क्या कह सकते हैं कि लाइट रेज, मान लो इधर एयर है, ठीक है, तो लाइट रेज अगर एयर से आती थी तो वापस से लाइट रेज को एयर में ही भेज देता था। मतलब इसके लिए हम लोग जब डेफिनेशन लिखते थे वो क्या लिखते थे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। एक ही मीडियम में वापस उसी मीडियम में मैं लाइट को अगर बाउंस बैक करा दूं तो उसको कहा जाता था रिफ्लेक्शन। लेकिन हमें जो पढ़ना है वो है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाए। जैसे मान लो यहां समझ लो एयर और ये वाला समझ लो ग्लास। तो एक्चुअल में क्या होता है, लाइट जो होती है जब एयर से ग्लास में इंटर कर जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर कर जाती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हम क्या लिखते हैं, व्हेन लाइट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक। अभी और आगे इसकी चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट में क्या क्या फर्क पड़ता है। अगर पूरी प्रॉपर डेफिनेशन लिखी जाए तो लिखी जाती है, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट हैज अ टेंडेंसी टू बेंड। ये बेंड होने की टेंडेंसी रखता है, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल या टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होता है। वो आपको समझ में आ जाएगा कि लाइट रेज बेंड क्यों होती है। पहले तो थोड़ा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है। अब ऐसे सोचो, एयर और ग्लास के बारे में जरा सोच के देखते हैं। एयर में जो पार्टिकल्स होंगे बहुत दूर दूर होंगे, गैसियस मीडियम समझ लो। ग्लास में जो पार्टिकल होंगे, ऐसा सोचो कि मान लो ये ग्लास का बना हुआ स्लैब है, तो ग्लास में जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत पास पास होंगे। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल लाइफ से हम लेकर के सोचते हैं कि सपोज करो एक ऐसा रोड है जहां पर ट्रैफिक बहुत कम है, तो वहां पर आपकी जो स्पीड होगी वो ज्यादा होगी। और एक ऐसे रोड के बारे में सोचो जहां ट्रैफिक ज्यादा है, तो वहां ऑब्वियस आपकी स्पीड जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। मतलब समझ सकते हो, इसको कहा जाता है रेयरर मीडियम और इसको कहा जाता है डेंसर मीडियम। जहां पर पार्टिकल्स दूर दूर है उसको समझ लो रेयरर मीडियम बोल रहे हैं, और जहां पर पार्टिकल पास पास है उसको समझ लो एकदम डेंसर बोल रहे हैं, डेंस मीडियम है। तो होता क्या है, जब लाइट रेयरर मीडियम में होती है तो इस समय जो इसकी स्पीड होती है वो ज्यादा होती है। ठीक। और जब डेंसर मीडियम में आती है तो स्पीड जो होती है वो घट जाती है। यानी एक चीज हमें समझ में कि अगर लाइट जो है एक रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है, इसको ज्यादा अच्छे से आप तब पढ़ पाओगे जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए ऐसा सोच सकते हो कि जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर है उसको आप रेयरर सोच लो, जिसमें पार्टिकल पास पास है उसको आप डेंसर समझ लो, बस ऐसे समझ लो। ठीक। तो हो क्या रहा है, लाइट जो है जब रेयरर मीडियम में चल रही है तो उसकी स्पीड ज्यादा है, और जब डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जा रही है। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो कि लाइट की जो स्पीड है, एक इंफॉर्मेशन याद रख लीजिएगा, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये याद कर लेना है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लीज इसको याद कर लेंगे आप। ठीक है, अब जैसे मान लो इस तरीके से सोचो कि अगर यहां पर एयर ना हो करके वैक्यूम होता। वैक्यूम मतलब होता है बच्चे जहां पर कुछ ना हो, खाली जगह हो, कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, ये कोई पार्टिकल्स नहीं होंगे, कुछ नहीं। ठीक। मतलब ट्रैफिक है ही नहीं, ट्रैफिक नहीं है, मतलब सोचो एक ऐसा हाईवे एकदम खाली है, आपके पास बाइक है और एकदम सामने दूर तक आप देख रहे हो हाईवे खाली है, तो आप अपने फास्टेस्ट स्पीड से जाओगे। ठीक। यानी वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा होगी, तो ये सबसे रेयरर मीडियम होता है, कोई पार्टिकल्स नहीं है।
यहाँ पर लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए चलिए बता देता हूँ, ग्लास में जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब जब वो ग्लास में इंटर कर रही है लाइट, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, वैक्यूम से जब डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है तो उसकी स्पीड में कमी आ जा रही है। पहले उसकी स्पीड थी 3 इंटू 10⁸, अभी उसकी स्पीड है 2 इंटू 10⁸। तो थोड़ी सी स्पीड जो हो गई वो कम हो जाती है। ठीक, अब होता क्या है इसमें, देखो रिफ्रैक्शन में दो कंडीशंस हो सकती है। दो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, या तो लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर करे, या तो जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर करे। या तो लाइट रे रेयर से डेंसर में इंटर करे या तो डेंसर से रेयर में इंटर करे, दो ही तो कंडीशन हो सकती है। ठीक, अब एक वर्ड हम कहते हैं, जैसे कहा जाता है कि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन इंटरफेस, एक वर्ड यूज किया जाता है, उस वर्ड को हम कहते हैं इंटरफेस। जरा उसका मतलब समझ जाते हैं। इंटरफेस का मतलब होता है एक बाउंड्री। बाउंड्री के लिए आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये बुक है, ठीक है, ये बुक है मेरे पास। अब इसमें क्या है, इसका जो ये सबसे ऊपर वाला जो फ्रंट कवर है ना, अगर फ्रंट कवर के हम ऊपर देखें ऐसे यहां पर, तो यहां पर एयर है। लेकिन अगर इस फ्रंट कवर के मैं नीचे की चीजों को देखना स्टार्ट करूं, इस फ्रंट कवर से नीचे जाना स्टार्ट करूं, तो मुझे पेपर मिलेगा। मतलब ये वो सरफेस है जो एयर को और पेपर को अलग अलग कर रही है। मतलब इट इज एक्टिंग एज अ इंटरफेस। इंटरफेस मतलब एक बाउंड्री समझ लो, जो पेपर और एयर के बीच की बाउंड्री है उसको कहा जाता है इंटरफेस। अब देखो ऐसे यहां सोचो, मान लो ये वैक्यूम था, मान लो ये ग्लास था, मान लो ये वैक्यूम है, वैक्यूम रेयर मीडियम हो गया और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम हो गया। तो जब लाइट रे वैक्यूम से ग्लास में इंटर करेगी तो कुछ और ऑब्जर्वेशन मुझे देखने के लिए मिलेगा, और जब ग्लास से वैक्यूम में इंटर करेगी तो थोड़ा अलग ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलता है। देखो होता क्या है, डेंसर हम जो ले रहे हैं वो किसको ले रहे हैं, ग्लास को कंसीडर कर रहे हैं, और रेयर में हम कंसीडर कर रहे हैं वैक्यूम को। ठीक है, रेयर में कंसीडर कर रहे हैं वैक्यूम को, डेंसर में ग्लास को। तो क्या हो रहा है यहां पर, देखो लाइट जो है वैक्यूम से ग्लास में इंटर कर रही है। मुझे इसमें सबसे पहला काम करना होता है, लाइट आकर के गिरी, सबसे पहला काम करिए इसमें नॉर्मल को ड्रॉ करिए। ठीक है, जब एक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। मतलब क्या, जाना तो उसको सीधा चाहिए था, जैसे ये लाइट रे है इसको जाना ऐसे सीधा चाहिए था, बट ये सीधा जाएगी नहीं, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो नॉर्मल तो ये रहा, अब नॉर्मल की तरफ बेंड कराना है, मतलब ऐसे पास में लाना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक, फिर से सोचो, जाना ऐसे सीधे चाहिए था बट वो सीधा जाएगी नहीं। ठीक, उसकी जगह पे क्या होगा, जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। तो ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, यानी थोड़ा सा ऐसे पास में आएगा। तो याद हम रखेंगे, when light ray enters from rarer medium to denser medium it will bend towards normal। हालांकि हम इसका रीजन सोचेंगे कि ये नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड होती है, इसका रीजन भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपको। जैसे यहां देखो, अब एक लाइट रे जो है अगर मान लो वो डेंसर से रेयर में इंटर करती है, तो फिर से यहां पर वही काम करो, नॉर्मल ड्रॉ करो यहां पे। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया। अब यहां क्या होता है, जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाना चाहती है तो इस समय क्या होता है, लाइट जो होती है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। देखो जाना कैसे चाहिए था इसको, ये ऐसे सीधा जाना चाहिए था। ठीक है, ऐसे निकलती ऐसे सीधा जाती, बट ये इंस्टेड ऑफ गोइंग इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन वो थोड़ा सा नॉर्मल से दूर हट जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। फिर से इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या डेफिनेशन समझ में आ रही है कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो एक तो उसकी स्पीड में बदलाव आ जाता है। जैसे ये वाला रेयर मीडियम था तो यहां पर लाइट की स्पीड फास्ट थी, ये वाला डेंसर मीडियम था तो यहां लाइट की स्पीड कम थी।
मतलब ये तो समझ में आया कि स्पीड में फर्क आ जाता है। फिर क्या कहा जा रहा है आपसे कि दो कंडीशन हम बना सकते हैं, या तो लाइट रे रेयर से डेंसर में इंटर करेगी या डेंसर से रेयर में इंटर करेगी। तो जब एक लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। और जब एक लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो फिर यहां पर भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, यहां पर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है। तो देखो हम रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख रहे हैं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, when light enters from one medium to another medium, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी। when light ray enters from one medium to another medium, ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगी, या तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, और इसकी स्पीड भी बदल जाएगी। ठीक है, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, या तो इसकी स्पीड घट जाएगी बढ़ जाएगी। अब जैसे यहां सोचो, रेयर से डेंसर में आए, रेयर मतलब पार्टिकल कम थे, डेंसर मतलब पार्टिकल ज्यादा है, तो सोचो ज्यादा पार्टिकल में ट्रेवल कर पाना डिफिकल्ट, तो यहाँ स्पीड कम। यहां सोचो डेंसर में सोचो पार्टिकल ज्यादा, रेयर में पार्टिकल कम, मतलब ज्यादा पार्टिकल से कम पार्टिकल की तरफ आ रहे हो तो स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक, यहां तक के कॉन्सेप्ट हम समझ पाए। लेकिन ये क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि सर चलो ये समझ में आता है कि लाइट की स्पीड में कमी हो जाती है, वो हम समझते हैं, लेकिन ये बताओ कि वो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड ही क्यों होती है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो इसके रीजन को एक्सप्लेन करने के लिए पहले छोटी सी चीज अपने दिमाग में रखिए। हम जो ये रे बना देते हैं, एक्चुअल में रे नाम की कोई चीज नहीं होती। अब इसको सिर्फ एक लाइट रे लेकर के हम जो कंसिडरेशन करते हैं, ये एक अप्रोक्सीमेशन होता है। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि आपसे सिर्फ इतना कहा जाए कि मान लो एक लाइन मैं बनाता रहूं, ऐसे मैं लाइन बनाता रह रहा हूं, ठीक, और मैं पूछूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है या क्या शेप है इसका। तो एक छोटी सी चींटी के लिए सोचो, एक छोटी सी चींटी के लिए देखोगे ना तो ये एक रेक्टेंगल है। एक छोटी सी चींटी के लिए सोचा जाए तो ये रेक्टेंगल है, और हमारे लिए तो ये एक लाइन है। यानी हम जो करते हैं ना कि रे ऑफ लाइट, हम मान लेते हैं कि ऐसे रे ऑफ लाइट है, ये अप्रोक्सीमेशन है। एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर खूब सारी रेज होती हैं, ऐसे मतलब वो पूरा एक बंच ही आप सोच सकते हो, बहुत ज्यादा रेज होती हैं। अप्रोक्सीमेशन होता है एक तरीके का। हालांकि इसका आप और डीप स्टडी तब करोगे जब आप लाइट के वेव नेचर को पढ़ोगे। अभी तो हम सिर्फ लाइट के कौन से नेचर को पढ़ रहे हैं, 10th में हमारे कोर्स में पार्टिकल नेचर ही है। ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन वेव नेचर की करस्पॉन्डिंग हो सकता है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि रे के हेल्प से भी आप इन चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। ये अप्रोक्सीमेशन होता है एक रे को लेना। आप समझिए कि वो एक पूरी बंच है, लाइट कैसे एक पूरी बंच आ रही है। ठीक, अब हो क्या रहा है, देखो एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचते हैं। ठीक है, मान लो सपोज करो कि एक कार है, ठीक है, ऐसे कार है, उसका फ्रंट व्यू सपोज करो बना रहे हैं, ऐसे फ्रंट व्यू बना रहे हैं, ठीक है, और ये एक रास्ते पे चलती है, इस तरीके से एक रोड है, इस रोड पे कार जो है ऐसे ट्रेवल करते हुए नीचे आ रही है, और मान लो यहां के बाद से ये पूरा रास्ता खराब हो गया है। ठीक है, ये वाला पूरा सरफेस जो है ये रफ है, ये खराब है। ठीक है, ये वाला जो सरफेस है स्मूथ है, मतलब ये वाली जो ब्लैक कलर की लाइन है वो स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस को अलग अलग कर रही है। तो देखो होगा क्या, कार तो ऐसे सीधी चली आ रही थी, ऐसे सीधी चली आ रही थी, ठीक, इसका ये वाला जो व्हील है, अगर हम राइट साइड वाला व्हील देखें तो राइट साइड वाला व्हील जो है वो रफ सरफेस पे गिरेगा सबसे पहले। ठीक, तो रफ सरफेस पे गिरते ही इस राइट वाले व्हील की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि रफ सरफेस है तो वहां पर क्या होगा, थोड़ा फ्रिक्शन समझ लो ज्यादा लगेगा, ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा तो उसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। मतलब होगा क्या, अगर इस कार के बारे में सोचो तो इस कार में जैसे ही ये कार इस रफ सरफेस पे एंटर करेगी, ये वाला जो व्हील है ये स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन रफनेस तो ऐसी थी क्रॉस में, ठीक,
ये वाला जो व्हील है ना, ये अभी भी देखो स्मूथ सरफेस पे चल रहा है। ये वाला जो व्हील है अभी भी स्मूथ सरफेस पे ही चल रहा है, मतलब ये अभी भी फास्ट ही रहेगा। अब तुम सोचो कि इस कार के साथ क्या होगा। जैसे ये कार नीचे उतरेगी, ये वाला जो व्हील है ये स्लो हो जाएगा क्योंकि सरफेस हमें रफ मिल रही है, और ये वाला जो व्हील है अपने जो नॉर्मल स्पीड है, जो फास्ट स्पीड है, वैसे ही वो चल रहा था, मतलब ये वैसे ही चलता रहेगा, और ये वाली स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी। मतलब क्या सोच सकते हैं हम, ऐसे कार आ रही थी इस तरीके से आ रही है, ये वाला स्लो कर दो, ये वाला फास्ट कर दो। अगर मैं इस हाथ को, राइट हैंड वाले हाथ को स्लो करूं और लेफ्ट वाले को फास्ट करूं, तो देखो जो कार होगी वो टर्न हो जाएगी। ये जो पूरी कार है तुम्हारी, ये इस तरीके से टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी पूरी। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रख करके देखो, यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर लगाएंगे, पार्टिकल की हेल्प से इसको मतलब इसको एक्सप्लेन करके देख पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कैसे आ पाता है। देखिए, यही दिमाग में रखना, रफ सरफेस, यानी सपोज कर लो कि यहां पर रफ सरफेस पे स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जो स्मूथ सरफेस होगा, यहां पर जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, रफ सरफेस पे स्पीड डिक्रीज होगी और स्पीड स्मूथ सरफेस पे जो इंक्रीज है, सॉरी स्पीड जो है वो ज्यादा ही रहेगी। ठीक है, चलो चल करके देखते हैं कि इसका हमारे जो लाइट है उससे क्या इंपॉर्टेंस समझ में आता है। मान लो कि जो लाइट है, सपोज करो कि वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है। लाइट जो है वो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर कर रही है, और सपोज करो लाइट ऐसे आ रही है, इस तरीके से। ठीक, कहा ना, लाइट को एक पूरा बंच मान के सोचना है आपको, एक रे मान के सोचेंगे तो इसका एक्सप्लेनेशन आप नहीं कर पाएंगे। अब सोचो यहाँ पर एक कार के बारे में सोचो, ये एक कार है ऐसे, ठीक है, इसकी ये एक व्हील है और ये वाली एक व्हील है। तो देखो होगा क्या, कार तो ऐसे मस्त ऐसे ट्रेवल करते करते आएगी, यहां तक पहुंच जाएगी। कार जो है यहां तक ट्रेवल करते करते आराम से पहुंच जाएगी। अब रेरर मीडियम थे तो दोनों व्हील फास्ट चल रहे थे, लेकिन होगा क्या, क्या होगा, ये वाला व्हील जैसे ही यहां पर पड़ेगा, यहां पर पड़ते ही ये वाला व्हील जो है ये स्लो डाउन हो जाएगा। लेकिन ये वाला व्हील जो है वो अभी भी फास्ट ही घूमेगा, ये फास्ट चलता रहेगा। तो सोचो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब हमारे पास एक ऐसी कार रही जिसका इस डायरेक्शन का व्हील जो है ये स्लो हो गया, और इस डायरेक्शन की व्हील जो है ये फास्ट घूमती रहे, मतलब ये कार कुछ इस तरीके से टर्न कर जाएगी। ये वाला स्लो है, ये वाला फास्ट है, तो कुछ इस तरीके से टर्न करेगी। मतलब अगर मैं इसका नॉर्मल ड्रॉ करूं तो सोचो ये नॉर्मल की तरफ घूमेगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। तो ऑब्वियस दिमाग में लगता है कि जैसे ये लाइट रे यहाँ टकराएगी, जो कार होगी या फिर कह सकते हो जो यहाँ पार्टिकल्स होंगे, ये टुवर्ड्स नॉर्मल घूम जाएंगे, सीधी लाइन में नहीं चलेंगे। अब इसी को अप्रोक्सीमेशन में हम ऐसा बनाते हैं कि जो लाइट है वो सीधी नहीं गई और वो क्या हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल जो है ये बेंड हो गई। तो देखो, अगर लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी तो कार की ये जो राइट वाली व्हील है ये तो फास्ट घूमेगा, लेकिन लेफ्ट वाली व्हील स्लो हो जाएगी। तो इसके स्लो होने की वजह से हम एक ऐसे सोचो, ऐसे चलते चलते आ रही थी, ये वाला व्हील स्लो हो गया, ये फास्ट हो गया, तो ये ऑब्वियस ऐसे थोड़ा नीचे घूमेगी, थोड़ा नीचे मतलब टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी। तो हमें ये समझ में है कि जब लाइट रे रेरर से डेंसर में आती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल क्यों बेंड हो जाती है। क्या उसमें स्पीड का ही रिलेशन है? तो बिल्कुल सर, उसमें स्पीड का ही रिलेशन है, क्योंकि एक रे कह सकते हो लास्ट वाली वो जल्दी स्लो डाउन होती है, लेकिन ये वाली फास्ट ही चलती है, इस वजह से थोड़ा सा वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। एक और सोच के देखते हैं कि लाइट जब डेंसर से रेरर में आती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों बेंड होती है। तो चलो चेक कर लेते हैं कि जो लाइट है अगर वो डेंसर से रेरर में आती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों बेंड होती है। तो लेकर क्या लाइट को इस तरीके से ऐसे सीधा, ठीक है, ऐसे सोचो। अब इसके बीच में ऐसे कार को सोचो और देखो इसकी दो व्हील्स के बारे में। डेंसर है मतलब यहां पर दोनों व्हील जो है अभी स्लो हैं। डेंस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, कम होती है, तो ऐसे सोचो अभी दोनों व्हील्स जो है ये स्लो चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचेगी कार, जैसे इस कार के दोनों व्हील्स यहां पर पहुंचेंगे,
ये वाली जो व्हील है, लेफ्ट साइड वाली व्हील है, वो तुरंत रेयर मीडियम में आ जाएंगे। रेयर मीडियम में आते ही ये वाली हो जाएगी फास्ट, ठीक। और ये वाली जो है वो अभी भी तो स्लो रहेगी, क्योंकि अभी भी डेंसर में इतना दूर तो चलेगी ही। मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारी कार थी, ऐसे सोच सकते हैं, जो मेरी कार है इसमें, ये वाली कार में इस व्हील का जो मोशन हो गया ये फास्ट हो गया, लेकिन अभी भी ये वाला स्लो ही चल रहा है। अब सोचो ये क्या स्ट्रेट लाइन में जा पाएगा? तो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। इसकी जगह पर ये वाला जो कह सकते हैं, ये वाला ऐसे फास्ट चलेगा, ये वाला स्लो चलेगा, तो ये इधर मुड़ेगी, ऐसे मुड़ेगी, ठीक है। यानी अगर मैं इसका नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करके देखूं तो ये वाली जो कार है ये नॉर्मल से दूर मुड़ के जाएगी। ऐसे सोच सकते हैं, कुछ ऐसे निकल जाएगी। अब इसी का अप्रोक्सीमेशन में हम कैसे बनाते हैं कि कोई लाइट ट्रे आकर के गिरी, ऐसे पैरेलल ये नॉर्मल हमने ड्रॉ किया और कुछ इस तरीके से मुड़ गई, तो हम कहते हैं कि वो नॉर्मल से अवे मुड़ करके चली गई। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप इससे समझ सकते हो कि लाइट की स्पीड तो कम होती ही है, साथ साथ वो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल भी बेंड होती है। और उसका रीजन समझने के लिए आप एक कार वाला एग्जांपल लेकर करके उसका रीजन समझ सकते हैं, ठीक है। और अगर डीप आपको स्टडी करनी है तो आपको वेट करना पड़ेगा, वो क्लास 12 में आप लाइट चैप्टर पढ़ोगे जब वेव के बारे में, तो ये स्टडी कर पाओगे, ठीक है। देखो ये तो रही थोड़ी थोड़ी रिफ्रैक्शन की बात कि रिफ्रैक्शन में क्या होगा, तो स्पीड बदल जाएगी सर, और स्पीड बदलेगी तो क्या होगा, तो या तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक। ओके, ये तो रही सारी थियरी की बातें, ठीक है। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि एक दो एप्लीकेशन इसके कैसे हैं। जैसे क्या होता है, एक एप्लीकेशन तो मैं समझाता हूं। एप्लीकेशन है ये जो आप जनरल लाइफ में देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी तो जस्ट ऐसी प्लेन सरफेस के बारे में बात करेंगे कि सपोज करो एक बकेट है, ठीक है। इस बकेट में अगर हम पानी भर देते हैं तो जो पानी का सबसे लोअर सरफेस है ना, वो थोड़ा ऊपर दिखता है। उसमें थोड़ा अगर ऐसे झांक करके देखो तो जो पानी का लिटरली जो बेस होता है, जो इसका बॉटम सरफेस होता है, ये बॉटम सरफेस यहाँ नहीं दिखता, इसके बजाय थोड़ा सा ऊपर दिखता है, ठीक है। तो वो सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। या फिर एक एग्जांपल हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं, किसी पानी से भरे हुए, मतलब ऐसे टम्बलर के अंदर, एक टम्बलर मान लेते हैं ऐसे, इस पानी से भरे हुए टम्बलर में जब तुम कोई पेंसिल रख देते हो तो वो जो पेंसिल है वो यहाँ सरफेस से थोड़ी लगता है कि सरफेस से टूट करके ऐसे बेंड हो गई है, ठीक है। आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, शीशे की ग्लास में कैसा पेन डाल करके देखना, तो ये जो पोर्शन जितना पानी के अंदर होगा वो ऐसा थोड़ा बेंड दिखेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर पेपर वेट समझते हो, पेपर वेट वो होता है जिसमें जैसे कांच का ही होता है, ग्लास का होता है, ग्लास स्लैब आप कह सकते हो, वो पेपर ऊपर ना उड़े तो उसके लिए क्या किया जाता है, पेपर्स के ऊपर वो ऐसा वेट लगा दिया जाता है, कांच का ही होता है। तो जब वो वेट रखोगे ना और वो उस कांच के थ्रू जब देखोगे तो जो भी चीजें नीचे लिखी हुई होती हैं वो थोड़ा ऊपर दिखती हैं। इसके रीजन को समझने की कोशिश करेंगे एंड दिस हैज टू बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इसको एक्सप्लेन कर पाती है, तो सोचो, देखो क्या है, मान लो ये पानी का सरफेस, मान लो ये पानी का सरफेस, ये सबसे बॉटम पॉइंट है, ठीक, और तुम्हारी आंखें इधर है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, इस बॉटम सरफेस को देख रहे हो, तुम इस बॉटम सरफेस को देख रहे हो। तो हम देख किस चीज को रहे हैं, तो बॉटम सरफेस को देख रहे हैं। तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो सपोज करो ये बॉटम सरफेस है, या फिर सोचो यहाँ पर एक कॉइन रखी है, वो कॉइन थोड़ा ऊपर दिखेगी, ठीक। तो अब ये कॉइन ऊपर कैसे दिखती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है और उसको रे डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करना है। तो याद करो रे डायग्राम के स्टेप 10। पहला स्टेप क्या था, इमिट 2 लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में से 2 लाइट रेज निकालो और उन लाइट रेज के पाथ को ट्रेस करो। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 रिफ्लेक्टेड रेज, जहां पर वो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। सेम काम यहाँ पर, बस रिफ्लेक्टेड की जगह रिफ्रैक्टेड करना है और कोई बदलाव नहीं है। तो यहां से 2 लाइट रेज निकालो, तो एक लाइट रे तो चलो ऐसा मान लो सीधा चली गई, ऐसे सीधी चली गई। हाँ, एक चीज का ध्यान रखा हमने,
जब लाइट ऐसे सीधी जाएगी तो डिविएट नहीं होगी, टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड नहीं होगी। आप ऐसा सोच भी सकते हो, मान लो जो कार थी वो हमारी ऐसे सीधी चलती हुई आ रही है, ठीक है, तो इसके दोनों व्हील एक साथ रेयरर से डेंसर मीडियम में इंटर करेंगे या फिर डेंसर से रेयरर मीडियम में एक साथ इंटर करेंगे। तो एक साथ इंटर करेंगे तो दोनों की स्पीड एक साथ स्लो हो जाएगी या एक साथ फास्ट हो जाएगी, तो इसमें फिर बेंडिंग नहीं होगी। तो अगर कोई लाइट ऐसे सीधे जा रही है तो वैसे सीधे निकल जाएगी परपेंडिकुलर, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो मुड़ती कब है, जब वो किसी एंगल पे गिरती है, तो कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस, ठीक है, जब किसी एंगल पे ऐसे गिरती है, ये ऐसे गिरी, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, तो नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये वाटर था और ये एयर था, ठीक। तो लाइट जो है वो वाटर से एयर में इंटर कर रही है, यानी कि लाइट जो है ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में इंटर कर रही है, ठीक है। तो ये कैसे मुड़ेगी, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो जाना चाहिए तो था सीधा, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, बट सीधा ना जा करके नॉर्मल से दूर जाएगी। तो ये हमारा ब्लू वाला पोर्शन नॉर्मल लगा, नॉर्मल से दूर जाने का मतलब ऐसे लेके जाओ। अब ऐसे लेके जाओगे तो ये नॉर्मल की तरफ हो गया, ये टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। अवे फ्रॉम नॉर्मल मतलब ऐसे लेके जाना है, ये हो गया अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट इस तरीके से निकल के जाएगी जिसे हम कहेंगे कि लाइट जो है अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है। फिर क्या बोला था, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। तो एक लाइट तो ऐसे गई और एक लाइट तो ऐसे गई, तो ये तो कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो उसको वापस पीछे मिलाना पड़ेगा। इसको पीछे मिलाते हैं हम, जहां पर दोनों कट करेंगे वहीं पर इमेज बनेगी। तो ये ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो इमेज हमें यहां दिखाई देगी। तो अब देखो तुम्हें ये चीज क्लियर हो रहा है कि क्यों जो इमेज होती है या जो पानी का बॉटम सरफेस होता है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्टेड दिखाई देता है। ऐसे चलो ये पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट को एक बार देख करके स्टडी करते हैं कि सपोज करो हमने क्या किया, एक ग्लास मतलब एक वाटर से भरे हुए टम्बलर के अंदर एक पेंसिल हमने डाल दिया। तो पेंसिल जब डाल दिया तो इसमें क्या होगा, लाइट जो है वाटर से निकल करके एयर में जा रही है, यानी डेंसर से निकल करके रेयरर में जा रही है। तो चेक करना पड़ेगा कि ये किधर बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसका रे डायग्राम बना करके देखते हैं कि ये बेंड होती हुई क्यों दिखती है। तो सबसे बॉटम वाले सरफेस को पकड़ लो, इसी पॉइंट की इमेज बना के देखते हैं। तो ये अभी हमारे लिए कैसा है, ऑब्जेक्ट, और आपकी आंखें जो है वो तो एयर में है, बाहर है। तो होगा क्या, स्टेप्स क्या है कि ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालो। तो चलो पहली रेज ऐसे सीधी निकाल दो, दूसरी रे क्या करो, एक काम करते हैं थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, ठीक है। दूसरी वाली रे क्या है, यहां पर इंसिडेंट करो। अब क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल ड्रॉ करिए, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। डेंसर से रेयरर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे सीधा नहीं जा करके वो अवे चली जाएगी। मान लो कुछ इधर चली गई, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। अब एक रिफ्रैक्टेड रे ऐसे और एक रिफ्रैक्टेड रे ऐसे, दोनों एक पॉइंट पे कट करेंगे, जहां पर कट करेंगे वहीं पर बनेगी इमेज। मतलब इस पेंसिल की जो टिप है वो टिप हमें यहां दिखाई देगी, मतलब ओवरऑल जो पेंसिल है वो तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा। तो ऐसा लगता है कि ये जो सरफेस है यही सरफेस से टूट करके, देखने में ऐसा लगता है कि पेंसिल वहां से टूट गई है और टूट करके ऐसे टेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो ये इसका रे डायग्राम है, आप आराम से उसके रे डायग्राम का एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट से दो रेज निकालिए, दोनों रेज से बाहर निकालिए, जहां पर कट करेंगे वहीं पर आपको इमेज का फॉर्मेशन करना है। तो ये सारी चीजें तो हो गई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब थोड़ी बहुत रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जान जाए हम लोग की लॉज भी इसमें पढ़ने हैं। तो एक तो हमें स्नेल्स लॉ पढ़ना है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है, वो थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल एक डिस्कशन हम ले रहे हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से सुनना, अभी हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं ये करने जा रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिख लेंगे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इसमें पढ़ना क्या है मुझे,
जैसे मैं कई बार बोल रहा हूँ बेटा, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम, तो तुम्हें कई बार ऐसा दिमाग में आ सकता है कि सर डेंसिटी के बारे में आप बात कर रहे हो। डेंस मतलब जैसे आपने 9th में पढ़ा था एक डेंसिटी, वो अलग थी। यहां पर मैं जो रेयरर और डेंसर की बात कर रहा हूं वो अलग है। तो डेंसिटी दो टाइप की होती है। एक डेंसिटी होती है जिसको हम कहते हैं मास डेंसिटी, जो आपने 9th में पढ़ा है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो एक टर्म होता है मास डेंसिटी, और हम जो यहां पर पढ़ रहे हैं ना रेयरर डेंसर, तो यहां पर हम जिस डेंसिटी की बात करते हैं उसको कहा जाता है ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी यहां पर हम क्या बात कर रहे थे, यहां पर हम बात कर रहे थे कि लाइट जो है एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में इंटर करती है, तो इसकी स्पीड जो होती है वो कम हो जाती है। भाई हमने वैक्यूम में देखा था, तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड थी 3 × 10⁸, और डेंसर में यानी ग्लास में देखा तो आ गई थी 2 × 10⁸। जस्ट हम वैक्यूम और ग्लास का एग्जांपल लेकर के देख रहे तो, यानी जब मैं यहाँ लाइट के चैप्टर में रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेरा जो इसको बात करने का, या फिर इसका कह सकते हो इसका जो कॉनोटेशन है, इसको जो बात करने का नजरिया वो इस पे होता है कि स्पीड ऑफ लाइट कैसी है। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी का मास से वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ग्लास डेंसर है तो इसका मास ज्यादा होगा, ठीक, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसमें क्या है कि जब मैं ऑप्टिकल डेंसिटी के यहाँ लाइट चैप्टर में रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं अगर लाइट चैप्टर में बोलूं कि कोई चीज डेंसर है, अगर मैं बोलूं कि कोई मीडियम डेंसर है, तो आपको उसमें ये नहीं समझना है कि उसका मास ज्यादा है, नहीं नहीं, इसमें ये समझना है कि अगर वो डेंस है तो उसमें स्पीड जो होगी लाइट की वो कम होगी। अगर मैं कहता हूं कोई डेंसर मीडियम है, आपको समझना होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट वो जो है कम है, डिक्रीज हो गई है। और अगर मैं कहता हूं कि कोई जो रेयरर मीडियम है, ठीक है, तो वहां आपको समझना है कि वहां पर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। ठीक, अब सोचो कि मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में क्या डिफरेंस। तो मास डेंसिटी तो मैं इस मार्कर का भी लिख सकता हूं, इसका कुछ मास होगा और मास निकालने के बाद इसका कुछ वॉल्यूम होगा, तो मैं इसका मास एंड वॉल्यूम से लिख सकता हूं। इसकी मास डेंसिटी कुछ ना कुछ तो डेंसिटी निकल जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम करने से, लेकिन इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफाइंड नहीं होगी। क्यों भाई, ऑप्टिकल डेंसिटी किसके लिए डिफाइन करते हैं, किस टर्म के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो वो लाइट से रिलेटेड है। मतलब कहीं ना कहीं ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसे मीडियम्स के लिए डिफाइन किए जाएंगे जो ट्रांसपेरेंट हो। मास डेंसिटी सबके लिए डिफाइंड है, डिफाइंड फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, हर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइंड है, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसल्यूसेंट हो, उसमें से लाइट निकल रही हो ना निकल रही हो, ऑपेक हो, कुछ भी हो, सबके लिए डिफाइंड है। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी सबके लिए डिफाइंड नहीं होगी, ये सिर्फ ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइंड होगी। ऑपेक के लिए तो तुम लिख ही नहीं सकते। इस मार्कर की ऑप्टिकल डेंसिटी पूछूं तो आप लोगों के सर इसकी मार्कर की ऑप्टिकल डेंसिटी अनडिफाइंड है, नहीं पता, इसकी हो ही नहीं सकती। क्यों, ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें स्पीड ऑफ लाइट हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ध्यान रहे जब मैं कह रहा हूं यहाँ पे रेयरर और डेंसर, तो मेरा ये कतई मतलब नहीं है कि डेंस मतलब इसका मास ज्यादा है वॉल्यूम कम है, नहीं, इस डेंसिटी का ये मतलब नहीं है। वो मास डेंसिटी होती है जो हमने पढ़ा था, मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसके यूनिट लिखते हैं, मास डेंसिटी के लिए यूनिट लिखते हो तो मास के लिए लिखते हो केजी, वॉल्यूम के लिए लिखते हो मीटर क्यूब। तो मास डेंसिटी की वॉल्यूम यूनिट जो होती है केजी पर मीटर क्यूब होती है। ऑप्टिकल डेंसिटी हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी का ही दूसरा नाम हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज किया जाता है। जैसे यहां देखो, स्पीड ऑफ लाइट तो कम हो गई है, कितने टाइम्स कम हो गई है वही बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलो वो तो अभी हम डिस्कशन में लेंगे, फिलहाल ये दो वर्ड हमारे लिए बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि मास डेंसिटी क्या है और ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है। मास डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्टिकल डेंसिटी इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, चलो ये तो बात हम समझ चुके हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं। देखो
किसी भी चीज को मेजर करना, यहां पर मैंने क्या कह रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करेगा, और ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड होगी। ठीक, अब अगर मैं किसी चीज को मेजरमेंट में लेता हूं, किसी चीज को मेजर करता हूं, तो मेजरमेंट दो टाइप के होते हैं। एक मेजरमेंट होता है जिसको कहा जाता है एब्सोल्यूट मेजरमेंट, और एक को कहा जाता है रिलेटिव मेजरमेंट। देखो जैसे हम इसे झूठ में मिटा दिया, नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले ये देखो कि हम किसी भी चीज को मेजर करें, किसी चीज को मेजर करें तो दो तरीके से मेजरमेंट हो सकता है। एक होता है एब्सोल्यूट, ठीक है, और दूसरा होता है रिलेटिव। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा पूछूं कि चलो भाई मेरा मास कितना है, तो मैं लिखूं मास ऑफ विवेक सर कितना है। तो विवेक सर तो थोड़े हट्टे कट्टे मोटे से हैं, तो विवेक सर का मास है 72 kg। ठीक, अब मैं पूछूं कि बताओ विवेक सर हैवी हैं या लाइट हैं, मतलब उनका वजन कम है कि ज्यादा है। तो फिर आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लूं, बताओ बेटा तुम छोटे हो कि बड़े हो, तो आप कहो नहीं नहीं सर हम तो छोटे हैं। तो छोटे, तो मैं कहूंगा कि क्या नर्सरी वाले बच्चों के कंपेयर में छोटे हो, कहोगे नहीं नहीं सर हम तो बड़े हैं। मैं कहूंगा क्या मेरे कंपेयर में तुम बड़े हो, तो कहोगे नहीं सर हम तो छोटे हैं। मतलब तुम कंफ्यूज रहोगे कि तुमको हम एक छोटे बच्चे की कैटेगरी में डालें या एक बड़े बच्चे की कैटेगरी में डालें, कंफ्यूज रहोगे। वो मीडियम वाला नहीं बोल रहा है। हाँ, इसमें क्या है, रिलेटिव जो होते हैं, रिलेटिव का मतलब होता है यहां पर दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाता है। जैसे मोटा पतला, ठीक है, कोई बंदा अगर पतला है तो किसी के कंपेयर में पतला होगा, किसी के कंपेयर में मोटा होगा। अब मुझे कोई कहे नहीं नहीं सर आप बहुत मोटे हो, आप हैवी हो, तो ऐसे देखो कि मान लो जो हमारा ग्रेट खली है उसके कंपेयर में मैं हैवी हूं, नहीं, उसके कंपेयर में तो मैं बहुत लाइट हूं। तो आप कोई कहे कि सर आप लाइट हो, तो नहीं, एक छोटे बच्चे के कंपेयर में देखो 5-7 किलो उसका वजन होता है बेचारे का, ठीक, उसके कंपेयर में तो मैं बहुत ज्यादा हूं। ठीक है, तो कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि मैं हैवी हूं या लाइट हूं। मतलब ये एक ऐसा मेजरमेंट है, रिलेटिव एक ऐसा मेजरमेंट है जो दो मीडियम्स के बीच में मेजरमेंट लेता है, बिटवीन टू मीडियम, या दो चीजों के बीच में मेजरमेंट लिया जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट क्या है, एब्सोल्यूट होता है जब आप किसी स्टैंडर्ड से मेजरमेंट लेते हो। जैसे स्टैंडर्ड क्या है, यहां पर ये जो मैंने लिखा है ना 72 kg, तो 1 kg जो है ना ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, 1 kg स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब क्या है, अगर मैं बोलूं 1 kg तो आपको 1 kg मैं बोलूंगा तो किसी के मन में कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि 1 kg क्या होता है, 1 kg इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, सभी को पता है 1 kg क्या है। तो एक फिक्स्ड मैटर है जिसको हमने क्या किया है, यूनिवर्सली एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ग्लोबल लेवल पे सभी जगह आप कहीं भी किसी भी कंट्री में जाकर के अगर 1 kg बोलोगे तो वो सेम अमाउंट ही समझेगा। जो आप 1 kg के बारे में समझते हो वो भी 1 kg के बारे में वही समझता है। तो किया क्या गया है, 1 kg के लिए क्या है, एक प्लेटिनम इरिडियम की रॉड है जो एक लैब में ले जाकर के रख दिया है हमने, लंदन की लैब में ले जाकर के रखा है, और कह दिया कि आज से हम भाई इसको 1 kg बोलेंगे। तो ये 1 kg जो है एक स्टैंडर्ड है, एक रेफरेंस है। तो आप अगर कह रहे हो कि मास ऑफ विवेक सर इज 72 kg, इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो मास है इट इज 72 टाइम्स मोर, ये 72 टाइम्स ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड। कि स्टैंडर्ड के कंपेयर में मैं 72 टाइम्स ज्यादा हैवी हूं, इसलिए मैंने लिखा है कि मेरा मास 72 kg है। मतलब मेजरमेंट के लिए हमें पहले चाहिए भाई साहब एक स्टैंडर्ड। मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, स्टैंडर्ड। और एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए तो स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ेगी, और रिलेटिव मेजरमेंट के लिए आपको दो अलग अलग मीडियम्स के बीच में या दो अलग अलग क्वांटिटीज के बीच में आप मेजरमेंट ले सकते हैं। तो रिलेटिव होता है जब दो चीजों को आपस में कंपेयर किया जाए तो उसको कहते हैं रिलेटिव मेजरमेंट। अब जब एब्सोल्यूट के साथ में कंपेयर किया जाए तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड के साथ में कंपेयर किया जाए तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट। अब हमें कंपेयर क्या करना है यार, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड जो रखना है,
हमने जो स्पीड ऑफ लाइट के लिए स्टैंडर्ड रखा है, तो हमारा स्टैंडर्ड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमारा स्टैंडर्ड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता कितना है, तो अभी इसको बताया था, याद कर लेना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हमने यूनिवर्सली एज अ स्टैंडर्ड मान लिया कि ये इस चीज को हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को स्टैंडर्ड मान लिया कि आपसे हम इसी को स्टैंडर्ड बोलेंगे। ठीक, अब कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला ना कि मास ऑफ इवेक्सर इज 72 kg, मतलब 1 kg के कंपेयर में 72 टाइम्स ज्यादा हैवी है, मतलब एक तराजू रखो ऐसे। ठीक, उसमें एक पे मुझे बैठा दो और दूसरे पे 1 kg के तुम मास रखना स्टार्ट करो, तो 1 kg के जब तुम 72 मास का स्टैक बना दोगे तो मैं और वो दोनों जो होंगे इक्वल हो जाएंगे, मतलब 1 kg के कंपेयर में मैं 72 टाइम्स ज्यादा हैवी हो गया हूं। अब मैथमेटिक्स में चीजों को कंपेयर कैसे करते हैं, हमें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मैथमेटिक्स डेवलप करना है। तो चलो ये तो मुझे समझ में आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे, एक एब्सोल्यूट होगा और एक रिलेटिव होगा। जब कहीं ना कहीं वैक्यूम की बात आएगी तो वो एब्सोल्यूट आएगा, और जब दो मीडियम्स के बारे में बात करेंगे तो रिलेटिव आएगा। बताता हूं उसको कैसे। जैसे मान लो यहां पर हम कर क्या रहे हैं, सोचो ऊपर वैक्यूम है, ठीक है, और नीचे ग्लास है। ठीक, यहां सोचो कि यहां वाटर है और नीचे ग्लास है, तो यहां वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगी, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कुछ और होगी। देखो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट वाटर में कुछ और होगी, ग्लास में कुछ और होगी। तो मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, यहां लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, एक्चुअली में अवे फ्रॉम नॉर्मल जाते हैं, कोई नहीं, हमें उसके अभी धीरे धीरे पता चल जाएगा। देखो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। हाँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है कुछ मान लीजिए सी, ठीक, और यहां ग्लास है, तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो मान लो वी जी, यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। देखो यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास को वैक्यूम के कंपेयर में देख रहा हूं। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम वैक्यूम के कंपेयर में देख रहे हैं। इस तरीके का अगर मुझे कोई इंटरफेस मिलता है तो समझ जाइए वहां पर एब्सोल्यूट की बात करेंगे, और जब दो मीडियम की बारे में बात करोगे तो समझ जाओ वहां पर रिलेटिव होना चाहिए। देखो अब मेन प्रॉब्लम क्या था, कंपेयर करना ना। कंपेयर कैसे करेंगे, तो कंपेयर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ए और बी को आपस में कंपेयर करना है, ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी, इनको आपस में कंपेयर करना है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है दोनों का डिवीजन। ए और बी को डिवाइड करो। अगर ए और बी को डिवाइड करने पे ग्रेटर देन 1 आता है, या लेस देन 1 आता है, या इक्वल टू 1 आता है, तो यही से आप अंदाज लगा सकते हो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन होगा। यहां से अंदाज लगा सकते हो ए इज ग्रेटर देन बी, यहां से लगा सकते हो ए इज लेस देन बी, और यहां से अंदाज लगा सकते हो ए इज इक्वल टू बी। यानी कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है दो नंबर्स को डिवाइड करना। यहां देखो, क्या यहां पर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास को हमें आपस में कंपेयर करना था, तो कंपेयर करने का सबसे अच्छा मेथड है इन दोनों को डिवाइड कीजिए। तो डिवाइड करोगे तो आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। इसी रेशियो को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इसी रेशियो को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ठीक है, देखो तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज बीइंग कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे भाई, व्हेन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज बीइंग कंपेयर्ड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास को वैक्यूम के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो ये मैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट ले रहा हूं, क्योंकि एब्सोल्यूट मेजरमेंट उसको कहते हैं जब हम किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, और यहां पर हमने जो स्टैंडर्ड लिया है वो लिया है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब यहां देखो, यहां क्या है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब
यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास को वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर के साथ कंपेयर कर रहा हूं, मतलब ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस तरह के मेजरमेंट को कहा जाता है रिलेटिव मेजरमेंट, यानी हम इसके रेशियो को कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कहा जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको लिखा ऐसे जाता है एन जी और यहां पर W। तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको पढ़ते ऐसे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको डायरेक्ट पढ़ा जाएगा, यहाँ ग्लास है ना बच्चे, तो इसको डायरेक्ट पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि किसके कंपेयर में। जैसे कई बार मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा तुम्हारा मास कितना, बोलते हैं 50, तो मैं उनसे ये नहीं पूछता हूँ कि आगे 50 के आगे क्या, क्योंकि अंडरस्टूड है वो 50 किसके साथ कंपेयर किया गया होगा, तो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया गया, द स्टैंडर्ड इज 1 kg। तो आपको बोलने की जरूरत नहीं होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या है। ठीक है, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, ऐसा गलत नहीं होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पर ग्लास को किसके साथ में कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। तो आपको दिमाग में रखना है क्या चीजें, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होंगे। जब हम उसको मेजर करेंगे तो उसका मेजरमेंट दो टाइप के होंगे, एक होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको बोलेंगे जब हम स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम को कंपेयर करेंगे वैक्यूम के साथ, वैक्यूम जिसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया है। तो अगर हम वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं तो उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जब दो मीडियम को आपस में कंपेयर करेंगे तो उसको कहा जाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, इसमें ये है, ये वाले में आप बदल नहीं सकते, मतलब ये सी ऊपर ही रहना है, वेलोसिटी ऑफ ग्लास या वेलोसिटी ऑफ मीडियम जो होगा वो नीचे रखना है। यहां पर देखो, इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं, इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर ऐसा बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ऐसे लिखा है, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इसी को उल्टा कर दो, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी हम आगे पीएचडी करेंगे कि इसमें आगे क्या क्या चीजें। फिलहाल तो बस इतना बेसिक समझना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है जब हम स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के साथ में कंपेयर करते हैं, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तब होता है जब हम स्पीड ऑफ लाइट को दो मीडियम्स के बीच में कंपेयर करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो उसकी। चलो कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। जैसे मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं और आपको सोचना है कि वो रिलेटिव का क्वेश्चन है या एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है। मान लो मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो स्टेटमेंट समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, वाटर को वैक्यूम से कंपेयर कर रहा हूं, तो वैक्यूम हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहा हूं, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा आएगा, एब्सोल्यूट। अब चलो मैं बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, कैसा है, फटाफट सोचो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू डायमंड, तो मैं वाटर और डायमंड को आपस में कंपेयर कर रहा हूं। वाटर और डायमंड को अगर आपस में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दो मीडियम को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो कहीं ना कहीं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में वो क्वेश्चन बिलोंग करेगा। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आपको डेफिनेशन लिखना है आप लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन साथ में लिख डालो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज, ये एक रेशियो है, दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो रेशियो आता है। क्या चीज का रेशियो है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सी जो है वो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये जो पूरी बात रही एब्सोल्यूट और रिलेटिव की, थोड़ी थोड़ी हमारे दिमाग में बैठे कि एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ करके हम समझ जाएंगे कि वो क्वेश्चन एब्सोल्यूट का है कि रिलेटिव का है।
वो क्वेश्चन एब्सोल्यूट का है या फिर रिलेटिव का है। अब चलो जैसे देखो एक दो क्वेश्चन एब्सोल्यूट के चेक करते हैं। मान लो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूं, ठीक है। एब्सोल्यूट के लिए मैं बात करता हूं, जैसे मान लो बोल दिया जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन इट। स्पीड ऑफ लाइट इन इट मतलब वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट आपको निकालनी है। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, चेक करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 4/3। वाटर से बोला है, एक ही मीडियम बोला है, इसलिए क्वेश्चन किससे बिलोंग करेगा? तो एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है तो एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला लगा दो। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू क्या होता है? C/V। ध्यान क्या रखना है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम में लाइट की वेलोसिटी आएगी। c तो फिक्स होती है, c की वैल्यू तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये तो फिक्स होती है। अगर यहां लिख रहा हूं n इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय v। अगर मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का लिखा है तो यहां पर आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अगर मैं ऐसा लिखूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर लिखा है तो ये तो फिक्स है, यहां पर आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस का लिख रहा हूं तो यहां पर आएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइस। देखो क्या मतलब हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां रखोगे, उस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी निकलेगी। एंड जी क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। तो Vg क्या है? Vg है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है वेलोसिटी ऑफ ग्लास, ग्लास की वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है ग्लास के अंदर, ठीक। ऐसे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का मतलब यहां पर लिखा गया हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रख रहा हूं तो यहां वेलोसिटी किसकी आएगी? वाटर में आएगी लाइट की, तो ये आएगी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। ये वेलोसिटी स्पीड में ज्यादा कंफ्यूजन मत रहना, दोनों एक ही चीज है अभी के लिए। फिर मत कहना सर ये वेक्टर है, स्केलर है। यहाँ देखो अगर मान लो ये n आइस के लिए लिख रहा हूं तो ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस। और ये क्या है? तो ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन आइस। तो ध्यान रखेंगे हम कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखोगे उसी में आने वाली लाइट की वेलोसिटी मिलेगी। अगर यहाँ पर वाटर रखा है तो वाटर आएगा, ग्लास रखा है तो ग्लास के लिए आएगा, आइस रखा है तो आइस के लिए आएगा। तो फटाफट सोचो क्वेश्चन क्या था हमारा, ये जाने देता हूं पूरा, ठीक है। ऐसे ही मैं बता रहा था। यहाँ पे क्या है, हमें बोला गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मुझे दिया है, तो अगर फॉर्मूला लगाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V, तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर आएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डाल दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ठीक है, इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना निकल के आ जाएगा? ये सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये निकल के आ गई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। चलो थोड़ा सा तो समझ में आएगा। इसके एक सेशन हम बनाएंगे, इसमें अच्छे क्वेश्चंस को हम लेंगे, अगले सेशन में इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। आज के लिए तो आपको सिर्फ फॉर्मूले पे इसको रखना है कि फॉर्मूले में रखना आपको आना चाहिए आज के सेशन में। अब जैसे एक हम कर लेते हैं लास्ट का कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या। मान लो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, तो देखो हम बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। क्या बोला था इसमें, फॉर्मूला कैसे याद रखना है उसकी भी ट्रिक है, समझाऊंगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा था, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2। अगर मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2,
ठीक है। तो एक मीडियम को दूसरे मीडियम के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वैक्यूम का कोई नामो निशान नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन किसके बिलोंग करेंगे, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन होंगे। कैसे बताया था याद करने के लिए, तो इसकी वेलोसिटी होती है, जैसे हमने लिखा था ना वेलोसिटी ऑफ लाइट, यहाँ पर वाटर ग्लास का था तो उल्टा था, उल्टा मतलब जैसे ये n12 है ना, तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 1, ठीक है। अभी इसको याद करा दूंगा, ये कैसे याद रखना है देखो, पहले जरा सोचते हैं। अगर मैं ऐसा कहूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू, या नहीं लिखता हूं, चलो विथ रिस्पेक्ट टू नहीं लिख रहा हूं, तो आप क्या समझोगे अगर मैं कह रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, या मैं बोल रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो आप क्या समझोगे, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, तो एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है ये दोनों, तो ये दोनों कैसे आ रहे हैं बच्चे, तो ये दोनों आ रहे हैं एब्सोल्यूट, तो ठीक है, इसमें एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला यूज करूं तो n इज इक्वल टू क्या होता है c/v, तो अगर मीडियम 1 है तो वेलोसिटी 1 की आएगी, n इज इक्वल टू c/v, तो मीडियम 2 है तो वेलोसिटी 2 की आएगी, ठीक। हमें v2/v1 जरा देखो तो निकाल सकते हो क्या इसमें v2/v1, एक काम करो तो जरा n2 डिवाइडेड बाई n1 निकालो तो जरा, n2 डिवाइडेड बाई n1 क्या होगा, n2 की जगह लिखूंगा c/v2, ओके, n1 डिवाइडेड बाई n2 निकालो, ठीक है, n1 डिवाइडेड बाई n2 निकालो, तो n1 की जगह लिखो c/v1, n2 की जगह लिखो c/v2, तो डिवाइडेड बाई c/v2, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो पता है, इसको पलट देते हैं, वो कोई बहुत बताने की जरूरत नहीं है। देखो c कट जाएगा और ये आएगा v2 डिवाइडेड बाई v1, यानी मैं लिख सकता हूं v2 डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n2, यहां से लिख सकता हूं v2 डिवाइडेड बाई v1 इज इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाई n2, और ये था क्या n12 तो था। अब इसको याद कैसे रखना है, देखो कैसे याद रखना है इसको, एक बार इसको समझ लेना, फिर रटना कैसे रटना देखो बहुत जरूरी है, इसमें थोड़ा सा कंपेयर करने के लिए इजी। देखो अगर मैं लिख रहा हूं n12, तो n12 के लिए होगा सीधा सीधा लिखो n1 डिवाइडेड बाई n2, n12 के लिए लिखोगे n1 डिवाइडेड बाई n2 इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाई v1। अच्छा v2 v1 क्या है, v2 v1 है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, और n1 n2 क्या है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 एंड 2, 1 और 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n12 क्या है, तो ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, ठीक है। तो एक इस फॉर्मूले को रखना जरूरी है। देखो एक और मैं लिख करके दिखाता हूं, जैसे मान लो लिखा जाए n21, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो फॉर्मूला लिखो पहले सीधा सीधा, तो n2 डिवाइडेड बाई n1, सीधा मतलब जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद, और वेलोसिटी के लिए उल्टा पुल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा मतलब ये हो जाएगा वेलोसिटी के लिए v1 अपॉन v2, तो इसके लिए लिखोगे सीधा सीधा सीधा, ठीक है, सीधा, इसके लिए लिखा सीधा सीधा, इसके लिए लिखोगे उल्टा पुल्टा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। n1 अपॉन n2 सीधा सीधा, और v2 अपॉन v1 उल्टा पुल्टा। यहां पर क्या n21, तो इसको क्या पढ़ोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये 2 1 के साथ कंपेयर किया गया है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं ही हो सकता, कौन सा होगा, तो रिलेटिव होगा। n2 और n1 क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये क्या है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। तो फॉर्मूले तो रट लेंगे हम, नेक्स्ट टर्म पे इन्हीं फॉर्मूले का यूज सीखेंगे, अभी के लिए फॉर्मूला ये रट लो।